NISM 5 डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल का जो चैप्टर 8 है वो टैक्सेशन का चैप्टर है। और इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन का क्या इंप्लीमेंटेशन होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दो तरह से टैक्स का इंप्लीमेंटेशन देखना है। एक तो जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका क्या टैक्सेशन होता है, और दूसरा एज ए इन्वेस्टर जब हम पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से पैसा जब हमको कैपिटल गेन के साथ में वापस आता है तो उसका क्या इंप्लीमेंटेशन होता है। जहां तक पहला सवाल है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम कैपिटल गेन करता है उसका टैक्स ट्रीटमेंट, तो वहां पे आपको ये बता दें कि एज पर इंडियन टैक्स लॉ अंडर सेक्शन 1023D जो ट्रस्ट है वो कुछ भी इनकम करती है, कैपिटल गेन करती है, तो वो नॉन टैक्सेबल होता है। तो इसलिए स्कीम के ऊपर टैक्सेशन का बात हम लोगों को समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल है। आज हम लोग सिर्फ समझेंगे कि म्यूचुअल फंड का जो एज ए इन्वेस्टर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे ऊपर उस टैक्स का क्या इंप्लीमेंटेशन होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो अब कैपिटल गेन हमारा दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है हमारा डिविडेंड इनकम और दूसरा हो सकता है हमारा कैपिटल गेन। अगर हम ग्रोथ ऑप्शन में है तो हमारा एनएवी बढ़ता जाता है, उसमें हमारा डिविडेंड वापस नहीं आता है, तो दोनों का टैक्सेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। और साथ ही साथ टैक्सेशन का स्लैब जो है वो डिपेंड करता है हमारी टैक्स स्टेटस के ऊपर कि मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं या एनआरआई हूं। एनआरआई का टैक्स ट्रीटमेंट अलग है और रेसिडेंट इंडिविजुअल का अलग है, डिविडेंड का अलग है और कैपिटल गेन का अलग है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा म्यूचुअल फंड से जो इनकम आता है उसमें यह भी समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है। फिर उसके बाद से यह भी देखने की जरूरत है कि हमने किस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस स्कीम का टैक्सेशन क्या है। अगर मान लीजिए कि हमने किसी ऐसे स्कीम में लगा रखा है जिसका एलोकेशन 65% से ज्यादा इक्विटी का है तो उसका टैक्सेशन इक्विटी स्कीम के तरह से होगा। अल्दो इट कैन बी अ हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड है उसमें 65% इक्विटी है, रेस्ट 35% डेट हो सकता है, या कोई मल्टी एसेट स्कीम हो सकता है जिसमें कि आपका डेट भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और इक्विटी का एलोकेशन 65% है तो उसका टैक्सेशन इक्विटी का होगा। लेकिन कोई एक ऐसा हाइब्रिड स्कीम है जिसमें कि मेजर पोर्शन डेट का है और इक्विटी लेस देन 35 या 40% हो सकता है, 65% से ज्यादा एलोकेशन जिस सिक्योरिटीज का होगा उसी के हिसाब से उसका टैक्सेशन होगा। अगर डेट का एलोकेशन 65% या उससे ज्यादा है तो उसका टैक्सेशन उस हिसाब से होता है। तो और एक चीज है कि होल्डिंग पीरियड, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिटर्मिनेशन इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उस सिक्योरिटी को कितने दिनों तक होल्ड किया। जैसे अगर हमने 12 महीने के अंदर एक साल के भीतर किसी सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा तो वो शॉर्ट टर्म में काउंट होगा और उसका टैक्सेशन शॉर्ट टर्म के हिसाब से होगा। और अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का है कि अगर एक साल के भीतर जो भी हमने कैपिटल गेन किया उसमें हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% टैक्स दे देना है। और 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो हमारा कैपिटल गेन आता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या बेनिफिट है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक साल के भीतर 1,25,000 रुपए तक का है तो उसके ऊपर आपकी जीरो टैक्स लायबिलिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स स्लैब। आप जिस किसी भी टैक्स स्लैब में है, अगर आपने कैपिटल गेन के माध्यम से 1,25,000 रुपया एक साल के अंदर अर्न किया है तो उसके ऊपर आपकी जीरो टैक्स लायबिलिटी बनती है, ठीक है। और उससे ज्यादा अगर आपका इनकम है, मतलब कैपिटल गेन है, तो उसमें क्या होगा कि आपको 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वैसे भी ठीक है क्योंकि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन यहां पे वैसा नहीं है। तो टैक्सेशन का जो इंप्लीमेंटेशन है वो कई एक फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि हमारा टैक्स स्टेटस क्या है, हमारा होल्डिंग पीरियड क्या है, और दूसरा चीज कि हम
कौन से स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका माने ओरिएंटेशन क्या है, माने 65% इक्विटी है या 65% डेट है, इस बात पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और उसके बाद से अब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि डेट ऑफ परचेज क्या है और डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टाइम टू टाइम जो टैक्स लॉ है वो चेंज होते रहता है। यहां पर एक चीज आपको बता दें कि 2018 के पहले जो भी आप इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन करते थे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। 2018 में पहली बार कैपिटल गेन टैक्स बजट में इंप्लीमेंट किया गया, तो 2018 के 31 जनवरी तक अगर आपने उसके पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका टैक्सेशन अलग होगा, और उसके बाद में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका टैक्सेशन अलग होगा। अब यहां पर अगर आपका रिडेम्पशन होता है तो वहां पे ग्रैंडफादरिंग का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। अब ग्रैंडफादरिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि 2018 के पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जो भी आपका गेन होगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद से जो आपका कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर आपको एज पर न्यू स्लैब आपको टैक्स देना होगा। उसको हम सिंपल शब्दों में समझाएं तो ये कह सकते हैं कि 31 जनवरी 2018 को जो एनएवी था, आपने जिस एनएवी में परचेज किया और जो एनएवी उसका 31 जनवरी 2018 तक आया उस तक का कोई कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा, लेकिन वहां से वो एनएवी जितना आगे एप्रिशिएट किया है उसके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। ये ग्रैंडफादरिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, अब कैपिटल गेन के ऊपर ग्रैंडफादरिंग मैंने समझा दिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का सिनेरियो मैंने बता दिया। ठीक है, और आपको यह भी बता दिया कि 1,25,000 रुपया तक के ऊपर अगर आपका साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो उसके ऊपर कोई आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है। अब आपको यह चीज देखना है कि डिविडेंड पहले जो था वो टोटली टैक्स फ्री था। एज ए इन्वेस्टर आप जो भी डिविडेंड अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर कोई आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अभी क्या किया गया है कि अगर आपका डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर टीडीएस काट करके आपको वो ये मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और उस टीडीएस को आप अपने जो इनकम है उसमें आप दिखा सकते हैं कि मैंने टीडीएस पे किया है, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगर आपको सेट ऑफ करने की जरूरत है तो ये चीज पहले नहीं था। पहले जो भी आपको डिविडेंड मिलता था वो पूरा पूरी आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड था, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक टैक्स आता है स्टैंप ड्यूटी का। स्टैंप ड्यूटी क्या होता है कि जब भी आप परचेज करते हैं, जैसे आपने 1,000 रुपए की एसआईपी किया तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि 0.005% आपका कट जाता है और वो पैसा स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। ये भी पहले नहीं था, ये बाद में इंप्लीमेंट किया गया है, जिसकी वजह से आपको ये एक एडिशनल टैक्स होता है। और उसके बाद से आपका अब समझते हैं सेटिंग ऑफ कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉसेस। कई बार ऐसा होता है कि आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और उसमें आपको, या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें आपका लॉस हो गया, तो आप ये देख रहे हैं कि कैपिटल गेन हो रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन जब लॉस हो गया तो ऐसा भी तो आप बोल सकते हैं ना कि भाई मेरा सैलरी का जो इनकम है और ये जो लॉस हुआ, अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपए का हमारा लॉस हो गया, इट मे बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो इस लॉस को क्या हम अपने सैलरी इनकम से माइनस नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं ताकि हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप सैलरीड हैं तो आप अपने कैपिटल गेन को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं अपने ग्रॉस एनुअल इनकम से। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यही सेट ऑफ हो सकता है। बाकी के इनकम के साथ में इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। आपका चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो आपका सैलरी इनकम हो। ठीक है, ये भी समझने की जरूरत है। तो उसकी वजह से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एसटीटी। एसटीटी का परसेंटेज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप परचेज करते हैं तो एसटीटी नहीं लगता है, लेकिन जब आप सेल करते हैं कोई भी इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में 0.001% है, और शेयर्स अगर आप बेचते हैं तो उसमें आपका 0.0225% है, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, हाँ, ये सब में सेल करेंगे तो आपको 0.001% आपको टैक्स देना पड़ता है। अब एक चीज है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अंडर सेक्शन 80C आप अगर ELSS म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, जिसमें कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, और उसमें आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसको कंपल्सरली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहां पे ऐसा नहीं हो सकता है कि फंड मैनेजर चाहे तो कुछ पैसा जो है वो डेट में कर सकता है या हाइब्रिड टाइप की स्कीम बना सकता है। इट्स 100% इक्विटी स्कीम, जहां पर कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और पैसा आपका 3 साल के लॉक हो जाता है। दैट इज द ओनली लिमिटेशन। लेकिन अगर हम बाकी के टैक्स सेविंग्स जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसकी तुलना में अगर इसको हम कंपेयर करें तो इट्स अ लोवेस्ट माने लॉकिंग पीरियड अवेलेबल। जैसे कि अगर आप LIC करते हैं तो वहां पे क्या है कि आपको कम से कम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इवन अगर आप FD करते हैं तो वहां पर भी आपको 5 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप PPF करते हैं तो 15 साल तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ELSS म्यूचुअल फंड में सिर्फ आप 3 साल तक इंतजार करते हैं तो उसके बाद से पैसा आपके हाथ में आ जाता है। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टैक्स सेविंग्स का इंस्ट्रूमेंट भी है जहां पर कि आप टैक्स बचा सकते हैं। तो ये है टैक्सेशन का चैप्टर, जहां पर कि मैंने जितना भी डिटेल्स आपको समझाना था वो बता दिया। अब एक चीज आपको समझाते हैं, जैसे मैं शायद स्किप कर गया था कि टैक्सेशन जो है वो हमारे टैक्स स्टेटस के हिसाब से लगता है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर कोई NRI इन्वेस्टर है, वो पैसा रिडीम करता है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% TDS काट करके उसको पैसा मिलता है। लेकिन एज ए रेसिडेंट इंडिविजुअल हम लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमारा कोई TDS काट करके पैसा नहीं मिलता है, बल्कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, वो उसके हिसाब से हम जब टैक्स फाइलिंग करते हैं तो उसके हिसाब से अपना हम टैक्स भरते हैं। लेकिन जब NRI कोई रिडीम्शन करता है तो उसका TDS काट करके ही उसे पैसा दिया जाता है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें स्टैंप ड्यूटी जो चार्जेस लगे हैं वो यहां पर दिखलाया गया है कि अगर आप 1000 रुपए का SIP कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से आपका आपने इन्वेस्टमेंट किया 1000 और आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 999.95, यानी कि 0.05 बिप्स आपका डिडक्ट हो जा रहा है एज ए स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, और ये चूंकि एक NRI का स्टेटमेंट है तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि उनका रिडीम्शन जो हुआ है तो उसमें से TDS काट करके उनको पेमेंट किया गया है। इससे साबित हो रहा है कि NRIs के लिए जो टैक्सेशन है वो अलग है और रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए अलग है। तो टैक्सेशन के इस चैप्टर में बस इतना ही है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, और आपके क्वेश्चंस इससे कुछ इस तरह से आ सकते हैं। मैं क्वेश्चन वाला पार्ट भी आपको एक बार बता दे रहा हूं कि जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन इनकम अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ इनकम सिंस डिविडेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अट्रैक्ट डिफरेंट टैक्स रेट्स। ठीक है, income earned by mutual funds is exempt from taxes.
10% प्लस परचेज एंड सेल्स। डी ऑप्शन है इट इज फंक्शन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। अब आप देखिए कि यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स। फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं, बाय म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के द्वारा किया गया इनकम क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनकम अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिडेम्पशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स वुड अट्रैक्ट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर एन इन्वेस्टर। ये मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आप इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी से रिडेम्पशन करते हैं या स्विच करते हैं तो उसमें आपको एसटीटी देना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। अब यहां पर स्कीम्स का नाम बताया गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, ये डेट फंड है। लिक्विड फंड डेट कैटेगरी में आता है, ओवरनाइट फंड डेट की कैटेगरी में आता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों ही टाइप का म्यूचुअल फंड्स अपने कैपिटल की कंपनी उसमें आ सकती है। तो ये एक ऐसा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है जिसमें कि आपको इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस ये 2 ही क्वेश्चन है। इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एनआरआई से रिलेटेड हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से रिलेटेड हो सकता है, सैलरी के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है जिसके ऊपर आपको तैयारी करके एग्जाम जाना चाहिए। थैंक यू।